June 2010, paper 6-3. A bottle of sweets contain 13 red sweets, 13 blue and 13 green sweets, 13 yellow sweets. 7 sweets are selected at random. Find the possibility that exactly 3 of them are red. Alright. सबसे पहला काम आप डेटा बना लिया करें ताकि आपकी गलती का मार्जिन बहुत रिड्यूस हो जाए। तो हमारे पास रेड कलर की 13 है, हमारे पास ब्लू कलर की 13 है, हमारे पास ग्रीन भी 13 है और हमारे पास येलो भी 13 है। और आप कितना सेलेक्ट कर रहे हैं? आप 7 स्वीट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ देम, उसमें से एग्जैक्टली 3 रेड होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली का आपके पास एक कीवर्ड आ गया है। पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल स्वीट्स कितनी है। तो आपके पास टोटल कितनी आ गई? 13, 13, 26, 26 प्लस 23, 52, सही है ना, 52 आ रहे हैं। अब बेटा देखें, ये सवाल आ गया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स होकर आए, ठीक है। पहले मैं आपसे कहूँ कि हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो हम 52 में से कोई 7 स्वीट्स पिक कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सैम्पल स्पेस हुआ। उन 7 में से आपको कहा कि 3 जो है वो क्या हो जाएंगी? रेड। तो मेरे पास रेड कितनी है? 13। तो मैंने कहा भाई रेड आने का चांस हो जाएगा 13 कॉम्बिनेशन 3। ये आ गई रेड। ये मल्टीप्लाई होगा। हमें कैसे पता मल्टीप्लाई होगा? देखिए टोटल टारगेट है कि हमें 7 स्वीट्स लेनी है। 7 में से हम 3 ले चुके हैं, लेकिन उसने कहा एग्जैक्टली 3 रेड हो, मतलब अब रेड नहीं आ सकती। तो अब मेरा ये वाला अब डोमेन क्लोज हो गया। अब इनमें से कोई आएंगी, दैट कम अप टू 13, 13, 13 इज 39। तो अब 39 में से आपको कोई 4 टॉफीज लेनी है। ये बनेगा आपका पूरा क्राइटेरिया। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, यू विल गेट द आंसर 0.176। ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, तो हमने सबकी पॉसिबिलिटी निकाल ली। अब हम आते हैं पार्ट 1 के ऊपर। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 फ्रेंड विल चूज एंट्रेंस बी। अब एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो भाई? 2 या 2 से ज़्यादा। चलें जी। अब पहले हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास पहले कौन था? रिक और ब्रेंडा। ये दोनों गेट बी से गए, लेकिन अली गेट बी से नहीं गया। ये हो सकता है। दूसरा हम ये कहेंगे भाई रिक और अली गेट बी से गए, लेकिन ब्रेंडा जो है वो गेट बी से नहीं गई। ये भी हो सकता है। फिर हम ये कहेंगे कि भाई क्या पता ब्रेंडा और अली गेट बी से गए हों, गेट 2 एंट्रीज बी जो है, लेकिन रिक जो है वो गेट बी से ना गया हो। और चौथा हम ये कहेंगे क्या पता तीनों गेट बी से गए हों, रिक भी गई, ब्रेंडा भी और अली भी। तो ये हमारे पास बनेंगे 4 केसेस, सही है ना। उसने कहा एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स। तो अगर कम से कम 2 जाएंगे तो कम से कम 2 जा रहे हैं, लेकिन फिर एक कहीं और से जाएगा क्योंकि वो तीनों का केस तो बना हुआ है हमारे पास। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। भाई अगर रिक जाएगा बी से तो पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास? 2/9। अगर ब्रेंडा जाएगी दैट इज 1/4। और अगर अली गेट बी से नहीं जाएगा, ठीक है। अब अगर अली गेट बी से नहीं जाएगा तो 2/35 नहीं होगा, इसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अली की हमारे पास क्या आएगी भाई? अली की हमारे पास आएगी गेट बी से ना जाने की, मैं निकाल लूँ यहाँ पर, अलग से निकालता हूँ, चलें। ये हो जाएगा 1 माइनस अली की पॉसिबिलिटी क्या है? 2/35। तो अगर अली नहीं जाएगा दैट मीन्स इट विल बी 33/35, ठीक है। ये आ गई हमारे पास अली की कि अगर वो गेट बी से नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्लस। अब रिक हमारे पास गया गेट बी से 2/9 और अली गया गेट बी से, दैट विल बी 2/35। लेकिन अब ब्रेंडा गेट बी से नहीं गई, तो गेट बी से जाने की 1/4, ना जाने की हो जाएगी 3/4। ये दूसरा केस खत्म हो गया हमारे पास। प्लस तीसरे पर आते हैं भाई। अब जो ब्रेंडा है वो जा रही है भाई, दैट मीन्स 1/4, और अली भी जा रहा है, तो दैट विल बी 2/35। लेकिन इस बार रिक जो है वो गेट बी से नहीं जा रहा, तो 1 माइनस 2/9 क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट विल बी 7/9। ये इसके ना जाने की है। और लास्ट हमने कहा कि भाई तीनों ही गेट बी से जा रहे हैं, तो तीनों की गेट बी की क्या है हमारे पास? 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/35, ठीक है। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर में। इस पूरे को मैंने एज इट इज डाल दिया कैलकुलेटर में एंड आई गॉट द फाइनल आंसर। इट्स 8/105, दैट इज इक्वल्स टू 0.0762, ठीक है जी। ये आपका फाइनल आंसर आया इस पार्ट का, जब वो लोग एटलीस्ट 2 फ्रेंड जो है वो एंट्रीज भी जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द 3 फ्रेंड्स विल ऑल चूज द सेम एंट्रेंस। अच्छा जी, तीनों सेम एंट्रेंस अगर यूज करेंगे तो उससे क्या होगा भाई? आप पहले केस बनाते हैं।
पार्ट 2। तीनों सेम एंट्रीज मतलब तीनों ए से जा रहे हैं या फिर तीनों बी से जा रहे हैं या फिर तीनों सी से या फिर तीनों डी से, ये केस बनेगा। अगर तीनों ए से जा रहे होंगे तो तीनों की ए की पॉसिबिलिटी देख लें भाई। पहले की ए की पॉसिबिलिटी है 1/3, दूसरे की ए की पॉसिबिलिटी है 1/4, थर्ड की ए की पॉसिबिलिटी है 2/35। तीनों ए से आ गए। प्लस अगर तीनों बी से आ रहे हैं, पहले का बी है 2/9, दूसरे का बी है 1/4 और तीसरे का बी है 2/35। अगर तीनों सी से आ रहे हैं तो 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय सी का कितना है 2/7, ठीक है। और अगर तीनों आ रहे हैं भाई डी से, तो मैं इसके नीचे यहाँ कर रहा हूँ, तो डी का कितना है हमारे पास 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय डी कितना था 3/5। अब इन सबको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में प्लेस करते हैं चीज़ों को, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 35 दैट इज इक्वल्स टू 0.0571। ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट 2 का, जो कि काफ़ी सिंपल था एज कम्पेयर टू पार्ट 1। ऑलराइट, इट्स नवंबर 2010 पेपर 6-2। A fair 5-sided spinner has sides number 1, 2, 3, 4, 5. Raj spins the spinner and throws 2 fair dice. He calculates his score as follows. If the spinner lands on an even number, Raj multiplies the 2 numbers shown. If the spinner lands on an odd number, Raj adds the numbers shown on the dice of his to get his score. Given that Raj's score is 12, find the possibility that the spinner landed on an even number side. Alright. पहली बात, क्वेश्चन हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, कीवर्ड नज़र आ गया हमको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर इवेंट्स देखें। आपके पास एक तो स्पिनर है, ठीक है, और स्पिनर के बाद आपके पास 2 डाइस हैं, ठीक है ना, 2 डाइस हैं हमारे पास, ठीक है। स्पिनर पे नंबर कितने आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो हम बात करते हैं उसके इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी की ना, इवन नंबर पे क्या हो रहा है। पहली बात तो ये देखें ना कि यार इवन नंबर आ कब रहा है। इवन नंबर तब आ रहा है जब स्पिनर जब इवन नंबर पर आएगा, इसकी चांसेस क्या होंगे। तो इवन नंबर के हमारे पास ऑप्शन है 2 और 4। तो इवन नंबर का चांस हमारे पास हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन द स्पिनर इज 2/5। ये इवन नंबर का हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है स्पिनर के हवाले से, तो स्पिनर पे ऑड नंबर का चांस होगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। हम जो टारगेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग 12 के ऊपर, ठीक है। तो अब आप ये देखें भाई कि स्कोर 12 कब होगा। अब हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, इसको मैं कह रहा हूँ कि यार ये मेरे पास इवेंट ए है और इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास इवेंट बी है। तो अब हम बात करते हैं इवेंट ए के ऊपर। इवेंट ए में जब 2 नंबर आ रहे हैं उसके डाइस के ऊपर, उनको वो मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करके 12 कब आएगा, 2 के साथ 6 पर आएगा, 3 के साथ 4 पर आएगा, 4 के साथ 3 पर आएगा और 6 के साथ 2 पर आएगा। इसका मतलब है कि इवन नंबर पर अगर उसको 12 चाहिए तो उसका आउटकम होगा 4 डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि 2 डाइस होंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी 1/9, ठीक है बेटा। अब वो ये कह रहा है दूसरे वाले में इवेंट बी की अगर हम बात करते हैं, इवेंट बी पे उसने क्या कहा, राज एड्स द नंबर शोइंग ऑन द डाइस टू गेट हिज स्कोर। तो ऐड करके 12 एक ही बार आएगा ना, जब वो 6 और 6 लेगा तभी तो 12 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36, ठीक है। अब इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि भाई वो इवेंट पर भी आए और उसका स्कोर 12 पर भी हो जाए। तो ये आएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/9, दैट विल बी 2/9 5 = 45, ठीक है। और ऑड पर जाए और उसके पास स्कोर आ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/36, 3 1s are 3 12s are, so that leads to 1/12 5 are 60। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आपको क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसका स्कोर तो आ गया 12, तो स्कोर 12 आ गया, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने इवन नंबर पे इसका स्कोर आया हो, ठीक है। तो इसका हमारे पास केस क्या बनेगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और स्कोर 12 हो डिवाइडेड बाय स्कोर उसका 12 हो जाए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब इवन हो और स्कोर 12 हो, इवन और स्कोर 12 ये हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। तो इवन और स्कोर 12 का तो आंसर आ गया 2/45 डिवाइडेड बाय स्कोर 12। स्कोर 12 यहाँ पर भी आ रहा है और स्कोर 12 यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये आएगा आपके पास 2/45 प्लस 1/60।
सिंप्लीफाई करते हैं बेटा इसको, इट्स 2/45 इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, बल्कि इस पूरे को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास 2/45 प्लस 1/60 ये आ जाएगा मेरे पास 11/180, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा इसको, सो 2 डिवाइडेड बाय 45 divided by 11/80, it is equals to 8/11. So the answer is 8 divided by 11. Alright, it's November 2010, paper 6-3. It was found that 68% of the passengers on a train used a cell phone during their train journey. तो 68% जो लोग हैं वो सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, उन 68 में 70% की एजेस जो है वो अंडर 30 है, 25% जो है वो बिटवीन 30 एंड 65 है, एंड द रेस्ट वर ओवर 65 ईयर्स ओल्ड। ऑफ दोज नॉट यूजिंग अ सेल फोन, 26% वर अंडर 30 ईयर्स ओल्ड एंड 64% वर ओवर 65 ईयर्स ओल्ड। ऑलराइट, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन गिविंग ऑल द पॉसिबिलिटीज एज डेसिमल। सबसे पहली बात, आपके पास इवेंट कितने हो रहे हैं? मेरे पास 2 टाइप के इवेंट हो रहे हैं। कौन कौन से? आइदर वो सेल फोन यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। 68% सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, तो एक वो है तो सेल फोन यूज़ कर रहे हैं विद सी, और एक वो है तो सेल फोन यूज़ नहीं कर रहे विद सी कॉम्प्लीमेंट। जितने लोग कर रहे हैं इट्स 68%, दैट मीन्स 0.68, जो नहीं कर रहा होगा इट्स 0.32। अब जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर कैटेगराइज हो रही है। 70% वर अंडर 30। अब इसके आगे कैटेगरीज बन रही हैं हमारे पास। 70% जो है वो अंडर 30 को मैंने कर दिया यू एंड 30, इट्स अंडर 30, और इसमें आ रहा है 70%, दैट मीन्स 0.7। 25% वर बिटवीन 30 एंड 65। दूसरी आ रही है हमारे पास 30 एंड 65, तो बिटवीन 30 एंड 65, ठीक है। इसमें कितने आ रहे हैं हमारे पास? 25%, दैट मीन्स 0.25 एंड 65 ईयर्स ओल्ड कहाँ गया, एंड द रेस्ट वर ओवर 65। अब जो बच गया वो 65 प्लस है, तो अब हमने कर दिया मोर देन 65, और ये कैसे निकालेंगे आप? इन दोनों को आपने ऐड किया और 1 से माइनस किया, सो यू गॉट 0.05। सही है ना। दोबारा बता रहा हूँ, अंडर 30, बिटवीन 30 एंड 65 एंड मोर देन 65, ये 3 आ गया। ये हमने क्वेश्चन कर लिया यहाँ तक। ऑफ दोज नॉट यूजिंग अ सेल फोन, जो सेल फोन यूज़ नहीं कर रहे, 26% वर अंडर 30। अब यहाँ पर भी कैटेगरीज आ रही हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास अंडर 30, और इसमें कितने हमारे पास 26%, दैट मीन्स 0.26 अंडर 30, एंड 64% वर ओवर 65, और जो ओवर 65 वाला है दैट मीन्स मोर देन 65, उसको आपने बता दिया है भाई मोर देन 65 वाला कितना है 64, दैट मीन्स 0.64। अब एक कैटेगरी जो यहाँ रह गई है वो है बिटवीन वाली ना। बिटवीन वाली आपको खुद निकालनी पड़ेगी। कैसे आएगी? 0.26 प्लस 0.64 और 1 से माइनस किया, सो यू गॉट 0.1। तो ये आएगी आपके पास बिटवीन 30 एंड 65 वाली, एंड इट इज़ 0.1। ये थोड़ा सा अलग पार्ट था जो आपको करना था, इसलिए मैंने इसको रेड से लिखा है। ये हुआ बेटा आपका पहला पार्ट पूरा कंप्लीट। ऑलराइट, फॉर सेकंड पार्ट, गिवन दैट नाउ दैट इट इज़ अ कंडीशनल वर्ड, सवाल आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। वन ऑफ द पैसेंजर इज 45 ईयर्स ओल्ड, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस पैसेंजर यूजिंग अ सेल फोन ड्यूरिंग द जर्नी। ऑलराइट, प्रोबेबिलिटी गिवन दैट द पर्सन इज 45 ईयर्स उसकी एज है, और आपको ये बताना है कि वो सेल फोन यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसका वर्किंग फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी वो सेल फोन यूज़ कर रहा है और 45 ईयर्स की उसकी एज है, डिवाइडेड बाय 45 ईयर्स की उसकी एज है। अब आपके पास जो सेल फोन यूज़ कर रहा है और 45 की एज है, मतलब वो इस कैटेगरी में आ रहा है, तो आपका न्यूमरेटर तो बड़ा सिंपल सा आ गया, दैट इज़ 0.68 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 45 ईयर्स की एज वाले कितने होंगे हमारे पास? एक ये कैटेगरी चलेगी और एक ये कैटेगरी चलेगी। तो अब आपने क्या किया डिनोमिनेटर के लिए, इट्स 0.68 टाइम्स 0.25 प्लस
0.32 मल्टीप्लाई बाय 0.1, सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। 0.68 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इट इज़ 0.17, तो ये आया 0.17 डिवाइडेड बाय 0.17 प्लस 0.32 इंटू 0.1 इट्स 0.032। सिंप्लीफाई करते हैं, 0.032 प्लस 0.17 and 0.17 divided by answer. So we got 0.8415। ये आपके पास आई आपकी प्रोबेबिलिटी, ये आपका आंसर है।